दोस्तों नमस्कार। सारा खेल नैरेटिव का है। नैरेटिव देश में बनाते चले जाइए और उसके बाद चुनाव जीतते चले जाइए। जिस जनता ने वोट नहीं भी दिया हो वह भी मानकर चलेगी कि वोट हमने नहीं दिया तो क्या हुआ, बाकी लाभार्थियों ने दे दिया होगा, क्योंकि सरकार ने एक नैरेटिव बनाया। उस नैरेटिव का मतलब था कि वो करोड़ों लोगों को पैसा दे रही है, सीधे बैंक में ट्रांसफर कर रही है, या फिर अलग अलग योजनाओं के जरिए करोड़ों लोग को लाभ मिल रहा है। तो वोट उन्होंने तो सरकार को जरूर ही दिया होगा। यानी नैरेटिव कुछ ऐसा बनना चाहिए जिसके जरिए सरकार जीत रही है और सरकार जीतेगी ही, जो मौजूदा वक्त में है, और दोबारा चुनाव हुए या उसके बाद फिर चुनाव हुए तब भी वही जीतेगी। सिर्फ इस नैरेटिव को ही तो परोसना है, और इस नैरेटिव को बनाने में एक बड़ी भूमिका नौकरशाहों की होती है, एक बड़ी भूमिका इस देश के भीतर संसद की होती है, और इन सबसे बड़ी भूमिका इस देश की मीडिया की होती है। तो सभी की धार जब एक ही दिशा में है तो नैरेटिव तो बन गया। जैसे मौजूदा वक्त में नैरेटिव बन रहा है राम मंदिर को लेकर, और यह माना जा रहा है कि राम मंदिर की धुन तले इस देश में 2024 के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। यह एक अलग बात है, इस देश में कमंडल की राजनीति ने सत्ता नहीं दिलाई, इस देश में राम मंदिर आंदोलन ने सत्ता नहीं दिलाई, इस देश के भीतर में राम मंदिर को बनाने को लेकर बाबरी मस्जिद विध्वंस की परिस्थितियां भी इस देश ने देखी, लेकिन उससे भी सत्ता नहीं मिली। लेकिन सत्ता इस दौर में बननी शुरू हो चली है उस नैरेटिव के जरिए जिस नैरेटिव को लगातार टेलीविजन, मीडिया में, अखबारों में, सरकार के जरिए, नेताओं के जरिए, मंत्रियों के जरिए और खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी तो होगी। तो एक नैरेटिव बने और सच उसका क्या होता है हम आपको यह बताएं। इससे पहले एक नैरेटिव एक्सपोल को लेकर भी बनाया गया था कि किस तरीके से 2024 में अगर चुनाव हो जाए और आज की तारीख में इतने वोट सरकार को मिल जाएंगे जो मौजूदा मोदी सत्ता है। तो उस नैरेटिव को लेकर भी सवाल था कि वही नैरेटिव खबर के तौर पर रेंगने लगी थी। अब सवाल अयोध्या में राम मंदिर का है, लेकिन आज हमारा सवाल नैरेटिव के ठीक समानांतर उस चुनावी जीत में इस्तेमाल किए जाने वाले ईवीएम को लेकर है। ईवीएम का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है कि ईवीएम गड़बड़ी करती नहीं है, और ईवीएम गड़बड़ी कोई कर नहीं सकता है। चुनाव आयोग ने बकायदा इस पे मुहर लगा दी है, और चुनाव आयोग ने तो बकायदा प्रैक्टिकली दिखला दिया कि देखिए कोई गड़बड़ी होती नहीं है। और इस देश का विपक्ष भी मुद्दा नहीं बनाता है ईवीएम को, तो फिर क्या गड़बड़ी है। और गाहे बगाहे विपक्ष हिमाचल में जीत जाता है, कोई बंगाल में जीत जाता है, कोई कर्नाटक में जीत गया, कोई पंजाब में जीत गया, और इन सब के बीच हाल में कोई तेलंगाना में भी जीत गया। तो ईवीएम तो गड़बड़ी होगी तो सब जगह होगी। लेकिन यह बात किसके जहन में आएगी कि यह भी गड़बड़ी के जरिए सत्ता दिलाई जाती हो, या आने वाले वक्त में राजनीतिक दिशा कैसी होगी इसको अपने अनुकूल बनाने के लिए ईवीएम का खेल चल रहा हो। थोड़ी देर के लिए सारी चीज भूल जाइए और जरा सोचना शुरू कीजिए कि अगर खुले आसमान तले, सड़क पर, गांव गांव अगर हर कोई ये बताने निकल पड़े कि देखिए ईवीएम की गड़बड़ी क्या है, और ये गड़बड़ी का नजारा और कहीं नहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर नजर आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के दो वकील और उनके साथ कुछ समाज सेवी जुटे, और उसके बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उस भीड़ से हमने भी सवाल किया ईवीएम को लेकर। जब इलेक्शन कमीशन खामोश है, वो कहता है सही है, विपक्षी राजनीतिक दल मुद्दा बनाने से कतराते हैं, और लगातार ये विचार निकल कर आता है कि दरअसल इस देश के भीतर में ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है बल्कि विपक्ष ही नहीं है, इसीलिए मौजूदा मोदी सत्ता या बीजेपी जीत जाती है। तो फिर आपत्ति क्यों है। तब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने साफ तौर पर कहा कि दरअसल स्थिति इस देश के भीतर कितनी नाजुक है, अगर उसको चुनावी जीत हार से तय किया जा रहा है तो चुनावी जीत हार जिस मशीन पर टिकी है उस मशीन को पारदर्शी तो होना चाहिए। अब यह किसे पता है कि उस मशीन की पारदर्शिता उसके भीतर के सिस्टम को लेकर खराब कर दी गई, या फिर
उसमें बहुत सारे फेरबदल किए गए या फिर उस सिस्टम के भीतर भी कुछ नए सिस्टम को लागू करा दिया गया और एक नए तरीके की मशीन इस दौर में लगातार तैयार होती चली जा रही है। दुनिया के बड़े ऐसे देश भी हैं जिनके संबंध भारत के साथ और खास तौर से मोदी सत्ता के साथ बड़े करीब के हैं, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के वकील भी खुले तौर पर कर रहे हैं, जो कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को लेकर आए और उन्होंने जनता के सामने बतलाया कि देखिए 2-3 चीज समझ लीजिए। पहली बात, जो वीवीपैट होता है उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। जहां भी आप बटन दबाएंगे उसके बाद जो वीवीपैट में जो आपको चुनाव चिन्ह नजर आएगा, लेकिन वह चुनाव चिन्ह जब आप फाइनली निकालेंगे तो उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। यह भी कमाल की चीज थी। इसका भी खुला प्रदर्शन वो जंतर मंतर पर करने लगे और बताने लगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने इस दौर में 2 बड़े परिवर्तन किए। एक, वीवीपैट की जो ऊपर शीशे से देखने की मशीन होती है, उस शीशे में पहले सफेद शीशा था, अब उसको ब्लैक शीशे में कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरी स्थिति है, उसके भीतर जो लाइट जलती थी किसी बटन को दबाने के बाद, वो 15 सेकंड तक जलती थी, अब वो सिर्फ 7 सेकंड के लिए जलती है। और इसी बीच में तय निर्धारित हो जाता है कि ईवीएम दरअसल इसके भीतर जो आपने किया वही नजर आया। और इसी का डेमोन्स्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, चंद समाज सेवियों ने, कुछ एक्टिविस्टों ने मिलकर किया और लोग जुड़ने लगे। हमें लगता है एक नजारा इसका जरूर देखिए, उसके बाद इस बात की दिशा में बात बढ़ेगी कि इसका रास्ता क्या निकल सकता है और क्यों विपक्ष खामोश है और क्यों नैरेटिव भी बनाए जा सकते हैं। और नैरेटिव इस दौर में राम मंदिर को लेकर जो बन रहे हैं, उस नैरेटिव ने कभी राजनीतिक लाभ बीजेपी को दिया नहीं है इससे पहले भी। तो उस दौर का सच क्या था, मौजूदा सच क्या है, लेकिन पहले ईवीएम के उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखिए जिसको लेकर एक शोर है। क्या देश के हर जिले में, हर गांव में, हर पंचायत में इस तरीके से अब डेमोन्स्ट्रेशन यही लोग करने निकल पड़े हैं और साथ में जनता हजारों की तादाद में जुड़ने लगी है। आप वहां पे वोट देने जाते हैं, सिंबल पे वोट करते हैं, आप उसकी पर्ची देखते हैं और आ जाते हैं, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ उसमें वोटों की चोरी कैसे होती है। इसके अंदर ये जो बैलेट यूनिट देख रहे हैं, हमने 3 सिंबल रखे हैं। एक सिंबल है एप्पल, एक सिंबल है बनाना और एक है वाटरमेलन। केले का बटन दबाइए। मोबाइल आए कर ले भाई, मोबाइल डाले यार। हाँ, अब इधर आइए। मोबाइल नीचे कर क्या दिखा? केला देख लिया आपने? देख केला दिखा? आप भी दीजिए, केले को वोट दीजिए, केला को वोट दीजिए। ठीक है, हो गया वोट आपका। अब देखना, देखिए अपना सिंबल देखिए, केला आया। आप देखिए इसमें केला दिख रहा है। दोनों ने केला देखा, दोनों ने केला दबाया, तो इसमें से 2 वोट निकलना चाहिए बनाना। लेकिन यह देखिए, इधर दिखा के भी निकाल के दिखाओ। एक एप्पल और एक बनाना, एक केला और एक सेब, सबकी वोट दिया गया था सिर्फ केले को। अब मैं फिर से ये आपको करके बताता हूँ। वाटरमेलन पे देखेंगे, हमने वाटरमेलन पे वोट दिया। देखिए पर्ची किसका आया? तरबूज। फिर से हम तरबूज को वोट देंगे। ये देखिए हमने फिर से तरबूज को वोट दिया। देखिए इसमें से वापिस से क्या हुआ? इसने वापिस तरबूज का वोट चोरी कर लिया। तो ईवीएम मशीन कैसे कमाल कर सकती है, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिल्ली के जंतर मंतर पर होता है। अब ये तैयारी कर रहे हैं, क्यों नहीं इसकी जानकारी देश के तमाम लोगों को दी जाए और उनके चौखट पर पहुंचकर इसकी जानकारी शहर दर शहर दी जाए, जिले दर जिले दी जाए। क्योंकि इन लोगों ने पत्र भी लिखा, तमाम नेताओं को पत्र लिखा, नेताओं की फेरिस्त भी इन्होंने हमें भेजी और बताया कि देखिए ये पत्र है, ये हमने राहुल गांधी को लिखा था, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा, ये सोनिया गांधी को लिखा, ये लालू प्रसाद यादव को लिखा, ये अखिलेश यादव को लिखा, ये स्टालिन को लिखा गया पत्र है। यानी इंडिया के भीतर शामिल
तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को और उसमें राहुल गांधी को भी यह पत्र इन्होंने लिखा कि आप समझने की कोशिश कीजिए। उस पत्र के जरिए दो ही संदेश हैं, एक तो जान लीजिए यह कैसे खेल होता है, और दूसरा, अगर इस खेल पर आप खामोशी बरतेंगे तो इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जितनी डामाडोल है, वो बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, मजदूरों को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, या इस देश के भीतर में जो भी परिस्थिति गरीब के साथ जुड़ी है और देश और गरीब होते चला जा रहा है, दरअसल जनता उस बात से आहत है कि कहीं देश और पीछे तो नहीं जा रहा है, और पीछे जा रहा है तो जनता को ही जागृत होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भानु प्रताप सिंह, ये अगुवाई कर रहे हैं। इनके साथ सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे वकील हैं महमूद प्राचा। इनके साथ जुड़े हुए एक और शख्स हैं जिनका नाम है हिंजम राजेंद्र, जो कि मणिपुर के हैं खुद भी, लेकिन वह समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावे एक इंजीनियर भी हैं, डीसी कपुल है। इसके अलावे भी कुछ और नाम हैं, वो प्रेम प्रताप हैं, कृष्णपाल सिंह है, विनय कुमार है। तमाम लोग एक के बाद एक जुड़ रहे हैं और इनका प्रयास है कि दरअसल देश की माली हालत और परिस्थितियां अगर राजनीतिक दलों पर ही छोड़ दी जाए तो वोट तो जनता को देना है, और जनता जब वोट देती है और नेता को चुनती है तो कुछ नेता जिम्मेदारी लेते हैं कि उन्हें चुना गया है। लेकिन अगर यह पहले से तय हो जाए तो फिर वह डेमोक्रेसी कहां गई, जनता के चुनने के वोट का महत्व कहां गया, वो तो गायब हो गया। और जो चुन के आएंगे वो पहले से अगर जानते हैं कि हमें चुनकर ही आना है, तो फिर उनका क्या मैनिफेस्टो, उनका कौन सी गारंटी, उनका कौन सा वादा, वो सब कुछ तो हवा हवाई होगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये वो कह सकते हैं कि देखिए जनता ने हमें चुना है, और इनके आर्गुमेंट हैं कि जनता ने इन्हें नहीं चुना है। दरअसल ये हो सकता है, पहले आप इसे समझ लीजिए कि ईवीएम के जरिए सत्ता को बरकरार सत्ता रख सकती है और विपक्ष कुछ नहीं कर सकता है। तो कोई भी एक सवाल पूछेगा, क्या ऐसी स्थिति में इंडिया जागरूक नहीं है? इंडिया से मतलब इंडिया गठबंधन है। क्या वाकई कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, कई बार मायावती ने इसका जिक्र जरूर किया, लेकिन मायावती इंडिया के साथ नहीं है। लेकिन हर चुनाव परिणाम के बाद मायावती इस बात का जिक्र जरूर करती है कि देखिए ईवीएम की गड़बड़ी से चीजें हो रही है। उन्होंने ये अंदेशा पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद भी किया, और उन्होंने ये अंदेशा तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद भी किया। यानी बीजेपी का जीतना और बीजेपी की जीत की रणनीति को बनाना इस ईवीएम मशीन पर टिका हुआ है क्या? अब यह बड़ा सवाल है, क्या वाकई इस देश के भीतर में विपक्ष या इस देश के पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं, अगर वही पहल नहीं कर रहे हैं तो क्या अब जनता जागनी शुरू हो रही है? जनता इस बात को समझने लगी है, या जनता समझ जाए इसको लेकर ही अब सुप्रीम कोर्ट के वकील हो या सोशल एक्टिविस्ट हो या समाज सेवी हो, वह इन बातों को कहकर निकल रहे हैं कि आप हमें चाहिए तो कहीं जेल में भी डाल दीजिए, लेकिन हम अपनी बात को रखेंगे। इस तरीके से ईवीएम के जरिए सत्ता अपनी जीत की गारंटी ले रही है। अब 2024 के बाद हो सकता है विपक्ष हारने के बाद चंद शब्द कहे, जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से दिग्विजय सिंह सक्रिय हो गए, तो कोई भी पूछ सकता था कि दिग्विजय सिंह चुनाव होने से पहले सक्रिय क्यों नहीं हुए थे, या वो पूरी टीम मध्य प्रदेश की सक्रिय क्यों नहीं हुई थी? तो क्या चुनाव एक ऐसा लॉलीपॉप है जिसमें इन्हें लगता है शायद जीत जाएं? तो यह शायद की परिस्थिति में देश की स्थिति क्या है और नैरेटिव कैसे बनता है, यह इसका दूसरा हिस्सा है, और यह बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस दौर में फिर से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, तो हमें लगता है नैरेटिव की पीठ पर कैसे कोई सवार होता है और उसके जरिए अपने अनुकूल परिणामों को बताने की स्थिति में वो खड़ा हो जाता है, यानी नैतिक तौर पर वो बलवान होता है। कहता है देखिए ये तो था, जनता तो सोच रही थी। तो 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरीके से स्वयंसेवक देश भर में सक्रिय होंगे और जिस तरीके से घर घर मंदिर मंदिर जाकर वो इस बात का उद्घोष करेंगे कि बीजेपी को वोट दीजिए क्योंकि वही सांस्कृतिक रक्षा कर सकती है, धर्म की रक्षा कर सकती है, हिंदू पार्टी वही है, तो हिंदुओं की पार्टी वही और देश में 80% हिंदू हैं, तो फिर जीतेगी वही। यह अलग मसला है कि यह ग्रुप जो है अपने तौर पर कह रहा है बिल्कुल नहीं,
ये जीत की गारंटी पहले तय कर लेते हैं, उसके बाद लोगों को गारंटी अलग अलग तरीके से देते हैं। तो जीत की गारंटी के लिए हमें लगता है ये नैरेटिव जो बन रहा है राम मंदिर का, पहले एक क्षण के लिए इसको इसलिए समझिए क्योंकि याद कीजिए जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त राजीव गांधी की हत्या के बाद के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस जीत गई थी। इसीलिए कहते हैं कि उसका असर उस चुनाव पर नहीं पड़ सका, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को 120 सीट मिली थी और 20% वोट मिले थे। उसके बाद जब 96 का अगला चुनाव हुआ, उसमें ऐसा नहीं है कि परसेंटेज ऑफ वोट बहुत बढ़ गया, यह सीट बहुत बढ़ गई। बीजेपी 120 से 161 पर पहुंची, सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर जरूर पहुंची। और अगर याद हो तो 13 दिन की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उसी वक्त बनी थी। 13 दिन की सरकार थी, कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं हुआ और एक झटके में गठबंधन की एक दूसरी सरकार बनकर तैयार हो गई, जिसमें देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए। परसेंट ऑफ वोट 1991 में बीजेपी का 20.07%, 1996 में 20.29%, यानी 0.22% का वोट सिर्फ इजाफा होता है 91 से 96 के बीच में, जिस दौर में पूरा राम मंदिर को लेकर आंदोलनरत होना, बाबरी मस्जिद विध्वंस होना और उसके बाद चुनाव होना। अब अगला सवाल उत्तर प्रदेश का ही ले आइए। उत्तर प्रदेश के भीतर इस बार बीजेपी कह रही है कम से कम 72 से 75 सीट जीत जाएंगे। अब नैरेटिव तो बन रहा है, उस नैरेटिव के आश्रय हो सकता है वो जीत भी जाए, लेकिन जब जो ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं दरअसल ऐसा है नहीं, इसके लिए आपको पुराने फैक्ट को देखना चाहिए। तो हमने भी पुराने फैक्ट्स को निकाला और उसमें देखा कि 1991 में जब कल्याण सिंह की सरकार थी, जब आंदोलन कमंडल का शुरू हो गया था, राम मंदिर को लेकर रथ यात्रा अडवाणी जी निकाल चुके थे, बीजेपी लोकसभा सीट में 91 में 51 सीट जीतती है और 96 में वो 52 ही सीट जीतती है। लेकिन अगर सीधे उत्तर प्रदेश के भीतर आ जाइएगा, जो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त 419 में से 221 सीट 1991 में बीजेपी जीती थी और 31.5%, 31.5% वोट बीजेपी को मिला था। और उसके बाद सरकार बर्खास्त कर दी गई। अब बर्खास्त की गई किस लिए? क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस था, उसकी रक्षा करने का जिक्र वहां के मुख्यमंत्री ने किया था और जिसका जिक्र उस दौर के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने देंगे ढांचे को, तो फिर इसका क्या मतलब है, बाबरी मस्जिद कैसे? उनको बर्खास्त कर दिया गया। 3 और सरकारों को बर्खास्त किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को भी बर्खास्त किया गया। अब होना तो यह चाहिए कि अगले बरस यानी 93 में जब इलेक्शन हो तो कल्याण सिंह कमाल की जीत हासिल करते, क्योंकि अब तो राम मंदिर का रास्ता बन चुका था, बाबरी मस्जिद विध्वंस हो चुका था, आंदोलन पूरे तेवर पे था और बर्खास्तगी उसी आधार पे हुई थी। चुनाव होते हैं 1993 में 425 सीटों में चुनाव होते हैं और हैरत की बात है कि वोट का परसेंटेज 2% बढ़ता है और सीटें जो हैं एक झटके में लगभग 50 सीट कम हो जाती है। यानी जो कल्याण सिंह 1991 में 221 सीट के साथ सत्ता में थे, वह सत्ता से बाहर हो जाते हैं, उन्हें सिर्फ 177 सीट मिलती है। और उसी दौर में मुलायम सिंह यादव और मायावती या काशीराम कहें, दोनों हाथ मिलाते हैं और सरकार बन जाती है समाजवादी पार्टी और पीएसपी की। राजनीतिक तौर पर अतीत की यह परिस्थिति 2 बातों को इंगित करती है। एक, कि राम के नाम कर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, वो आस्था का सवाल है और उससे राजनीतिक लाभ मिला इससे पहले भी नहीं, तो क्या इस बार मिल जाएगा? और असल सवाल यहीं पर आता है। वो सवाल है कि दरअसल मिल जाएगा का मतलब यह है कि आप चुनाव जीत जाइएगा। अब चुनाव जीत जाइए का सवाल ईवीएम से जुड़ जाता है, लोगों के वोट से जुड़ जाता है और जैसे ही उससे जुड़ता है तो अगला सवाल, ये संगठन जो ईवीएम को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील, सोशल एक्टिविस्ट, तमाम लोग जो हैं, और ये लोग एक संघर्ष पार्टी भी नाम दिए हुए हैं, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, चुनाव नहीं लड़ रही है लेकिन उन्होंने अपना नाम दिया है कि हम इस देश के भीतर की तमाम परिस्थितियां, जिसमें सरकार ने इस देश का कैसे बंटाधार किया है, उसको उजागर कर रहे हैं। और जनता आहत है, क्योंकि हम खुद आहत हैं, जिसका जिक्र वो वकील भी कर रहे हैं और वो लोग भी कर रहे हैं और मुद्दों को उठा भी रहे हैं। उनका कहना है कि जीत की गारंटी अभी से किसने दे दी, जब इससे पहले आंदोलन में आपको जीत की गारंटी नहीं मिली,
जब राम मंदिर के लिए रास्ता साफ करने के लिए आप बाबरी मस्जिद विध्वंस की दिशा में बढ़ गए, उसमें भी आपको जीत की गारंटी नहीं मिली, तो अब जीत की गारंटी कैसे मिल जाएगी? अब तो पूर्ण रूप से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, आस्था का सवाल है और देश धर्म से ओतप्रोत है। लेकिन धर्म से ओतप्रोत का मतलब यह तो नहीं होता है कि नौकरी नहीं करेगा, यह भी नहीं होता है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त उन्होंने अयोध्या का जिक्र एक बार भी नहीं किया, राम मंदिर का जिक्र एक बार भी नहीं किया। कांग्रेस बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी सिर्फ एक लाइन का जिक्र था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेंगे। उस मैनिफेस्टो को उस वक्त मुरली मनोहर जोशी जी की अगुवाई में तैयार किया गया था, तो इस एक लाइन को डाला गया। 2019 में लौटिए, 2019 के चुनाव में भी डेवलपमेंट का जिक्र था, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र था, देश की इकोनॉमी का जिक्र था, जीएसटी को उपलब्धि के तौर पर बता रहे थे। 2014 में तो कांग्रेस निशाने पर थी, उसके स्कैम निशाने पर थे और आने वाले वक्त में भारत किस तरीके से विकास में आगे बढ़ेगा इसका जिक्र हो रहा था। 2019 में भी राम मंदिर का जिक्र नहीं था, अयोध्या का जिक्र नहीं था। लेकिन नवंबर 2019 यानी जीतने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है और उसके बाद इस देश के भीतर में जो कोविड काल में जो भी लॉकडाउन की स्थिति थी, तो ध्यान दीजिए भारत का वह वोटर जो बहुत आस्थावान है, उसमें बहुसंख्य तबका हिंदुत्व का ही जुड़ा हुआ है, वो मजदूर हो, वो किसान हो, इस देश के असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए करोड़ों वोटर ऐसे हैं जो जिंदगी की रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। और सरकार ने इस दर्द को भी समझा, तभी तो 5-5 किलो अनाज उन्होंने जो कोविड काल में तय किया, उसके बाद आज तक नहीं बल्कि 2028 तक देंगे, इसका जिक्र भी कर दिया, क्योंकि सरकार को पता है जिस दिन पेट की ज्वाला जगेगी उस दिन मुश्किल हो जाएगी, तो ज्वाला को शांत करो और 5 किलो अनाज बांटो। सवाल यहां पर दोबारा लौटिए उसी चुनावी प्रक्रिया में, जिसका जिक्र ये ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन करने वाली पूरी टीम कर रही है। और इनके साथ लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि वहां मौजूद लोगों से जब सवाल कीजिए तो वो कहते हैं कि यह कैसे संभव है कि इतने मुश्किल हालात हमारे पास और साथ हैं और सरकार उस पर ध्यान भी नहीं देती है, और सरकार अपनी जीत की गारंटी में 400 पार का नारा भी लगाती है। इन तमाम चीजों को जब आप मिलाइएगा तब यह सवाल बड़ा होगा, क्या वाकई इस देश के भीतर इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं कहना चाहिए? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कहना चाहिए? और क्या वाकई इस देश के विपक्षी राजनीतिक दलों को कहीं यह लगने तो नहीं लगा है कि उनके अपने सरोकार तो लोगों के साथ है नहीं, और लोग अपने तौर पर जब खड़े होते हैं तो सरकार झुक जाती है, और हम जब आंदोलन के साथ खड़े होते हैं तो उसको राजनीतिक तौर पर सत्ता डिफ्यूज कर देती है अलग अलग इंस्टीट्यूशन के जरिए, कभी ईडी भेज देगी, कभी आईटी भेज देगी, कभी सीबीआई। तो हम इस पचड़े में क्यों फंसे? तो जनता को ही जागृत होने दीजिए, क्योंकि जनता इस देश में कई बार जागृत हुई। किसान आंदोलन में याद कीजिए, बरस भर आंदोलन, उसके बाद प्रधानमंत्री को वह 3 काले कानून वापस लेने पड़े। उसके बाद देखिए ड्राइवरों की स्थिति, ड्राइवरों के ऊपर जो सजा दी गई कि आप जो हिट एंड रन करेंगे, उस सजा को लेकर ड्राइवरों में इतना गुस्सा कि सरकार को 24 घंटे के भीतर कहना पड़ा नहीं नहीं अभी यह कानून लागू नहीं हुआ है। यानी जनता अगर एग्रेसिव हो जाए और जनता अगर आंदोलनरत हो जाए तो सरकार के पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचता है। तो क्या विपक्ष के राजनीतिक दल ऐसा सोच रहे हैं कि इस देश की जनता ही जागृत हो जाए, वही आंदोलनरत हो जाए तो हम उसके पीछे आकर खड़े हो जाएंगे? यानी राजनीतिक मुद्दा ना बने बल्कि यह मुद्दा देश का मुद्दा बन जाए। और शायद यही वजह है कि ये तमाम लोग जो जंतर मंतर पर पहुंचे, इन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा अब जिले दर जिले पहुंचना होगा, शहर दर शहर पहुंचना होगा। हालांकि इन्होंने पत्र तमाम नेताओं को लिखे, उस पत्र की कॉपी इन्होंने हमें भी भेजी और बताया कि देखिए इसमें जिक्र है इस बात का, लेकिन ये साथ नहीं खड़े होते हैं, मिलते तक नहीं है। तो क्या विपक्ष राजनीतिक प्लेयर होने के बावजूद भी इस देश की जनता के साथ इसलिए नहीं खड़ा है कि वह आखिर में तो पॉलिटिशियन ही है, और इस देश की सत्ता जब तक इसको राजनीतिक मुद्दा के तौर पर ना उभर आए तब तक उसे लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है? तो आखिरी सवाल इस देश की जनता से जुड़ा है, समझना उसी को है, मुश्किल हालात उसी के सामने हैं।
वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, रिलीजियस धार्मिक हो, कुछ भी हो, लेकिन वो जुड़े जनता से ही हैं। और जनता अगर जुड़ रही है तो क्या कमाल वो कर सकती है? शायद हां, शायद नहीं। इन दो परिस्थितियों के बीच इंतजार तो करना होगा, लेकिन जिस तरीके से अब बताया जा रहा है कि वीवीपैट भी फेल है, यह शायद एक गंभीर स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।